कुछ भी नहीं खाया, आपका इंतजार करते हुए ही सो गई, और आप हो कि एक बार भी मुझे उठाकर पूछा भी नहीं। बोलते हुए फना रोने जैसा मुंह बना लेती है। मोटू, तुम डाइटिंग कर रही थी, तुमने कहा था। विक्रम अपनी भोंदू को देखते हुए बोला। फना विक्रम को गुस्से से देखते हुए बोली, डाइटिंग करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि मैं खाना ही छोड़ दूंगी। विक्रम फना को देखते हुए बोला, तो तुम्हारा क्या मतलब था मोटू? आजकल तुम कुछ भी बोलती हो और मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ तुम बोलती हो कि तुम्हें डाइटिंग करनी है, दूसरी तरफ तुम बोलती हो कि तुम्हें एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और तुम्हें पेट भरकर खाना भी खाना है। तुम्हारा वेट कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा जरूर हो गया है। विक्रम सिर नीचे कर देखता है तो फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे, और वो विक्रम को ऐसे देख रही थी जैसे मानो कह रही हो, मुझे सब समझ आ गया, बोझ लगने लगी हूं ना आपको। फना बिना कुछ बोले विक्रम की गोद से उठकर जाने लग जाती है, तो विक्रम उसे अपने पास खींचकर उसके मोटे मोटे गालों को दबाते हुए बोला, मोटू, कल रात मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दूसरी तरफ करवट बदल कर सो गई और मुझ पर गुस्सा करने लगे थी। तुम झूठ मत बोलिए। अगर आपने मुझे उठाने की कोशिश की होती तो मुझे याद होता। रहने दीजिए, आपके बहाने नहीं सुनने हैं मुझे। वैसे भी अब बोझ हो गई हूं मैं तो आपके लिए। आपको तो मैं मोटी लगने लगी हूं। दिखाई नहीं दे रहा है आपको कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूं। विक्रम अपना सर ना में हिलाते हुए फना का ड्रामा देखकर उसे वापस अपने पास खींचता है। फिर उसके मोटे मोटे गालों को किस करते हुए बोला, बहुत ज्यादा ही नखरे नहीं करने लगी हो तुम आजकल। सर, मैं बोर हो जाती हूँ। पूरा दिन घर में रहकर क्लासेस लगाओ, और तो और आप मुझे बाहर भी नहीं जाने देते, किसी से बात भी नहीं करने देते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किडनैप हो चुकी हूँ। फना गुस्से से बोलती है। प्यार भी नहीं करते, अब रात में आकर सिर्फ सो जाते हो, मुझे एक बार भी किस नहीं करते। फना ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोल दिया गुस्से में। विक्रम अपनी मोटू को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसके होठों को चूम कर बोला, अब ठीक है। हुह। विक्रम फना को बेड पर लिटा देता है और उसके बाद उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को डीप किस करता है। फिर उसे देखते हुए बोला, अभी रात को ही तुम्हें इतना प्यार किया है और उसके बाद भी तुम ऐसा बोल रही हो। वो तो मैंने कहा था, इसलिए किया, खुद से थोड़ी आए थे। फना भी नाराजगी से बोलती है। विक्रम फना के कपड़े रिमूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद फना को देखते हुए बोला, वैसे मोटू, तुम पतली हो रही हो। फना खुश हो जाती है और बोली, क्या सच बोल रहे हो सर आप? फना की खुशी देखकर विक्रम सिर हाँ में दिला देता है। फना और विक्रम दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मुझ पर जरा भी असर नहीं हो रहा है, बल्कि मैं और मोटी हो गई हूँ। मोटू, रोमांस के बीच में ये क्या बकवास कर रही हो? फना अपने पैरों को विक्रम की वेस्ट पर होल्ड कर लेती है और फिर विक्रम को देखते हुए बोली, आप कंटिन्यू करिए। विक्रम फना को उठाकर टेबल पर लेकर आता है और उस पर उसे लेटाते हुए उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। आहा! विक्रम के इंटेंस होते ही फना भी मदहोश हो जाती है, क्योंकि वो विक्रम को डीपली फील कर रही थी। विक्रम का फोन रिंग करने लगता है और वो अपने कुछ हसीन पलों से बाहर आ जाता है, जो उसने फना के साथ बिताए थे। अपने फोन को देखते हुए उसे गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें भी झिलमिलाने लग जाती हैं। इतने महीने अपनी मोटू से दूर रहने के बाद वो तड़प रहा था। विक्रम फना की पेंटिंग बनाकर कंप्लीट कर देता है। उसके बाद उसे देखते हुए खुद से बोला, अब इंतजार नहीं हो रहा, कल तुमसे फिर से मिलना है। अगली सुबह फना उठ गई थी और डांस करते हुए वो नहा रही थी। रोज की तरह वो आज ज्यादा ही एक्साइटेड थी। कॉलेज जाने के लिए वो अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। आज उसने व्हाइट शर्ट के साथ स्कर्ट पहनी थी। फना ने आज अपने बाल खुले छोड़ दिए थे और लिपस्टिक लगाकर वो कॉलेज जा रही थी। फना ने अपने दादू और पापा को मना कर दिया था साथ में आने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि सब समझे कि वो छोटी बच्ची है। वो बड़ी हो चुकी है। 18 साल से ऊपर हो चुकी है उसकी एज। अब वो थोड़ी से इंडिपेंडेंट बनना चाहती है।
वो ड्राइविंग भी सीख रही थी और जल्दी ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। तब वो अकेले कॉलेज जाया करेगी, किसी के साथ नहीं। उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसके साथ न जाने कितनी सिक्योरिटी भेज देते हैं, जिससे फना इरिटेट हो जाती है और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। फना कॉलेज पहुंचती है और उसके बाद अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। तारा भी आ जाती है और फना को वहां पर देखते हुए बोले, आज तू क्लास ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई। तारा फना को छेड़ रही थी, क्योंकि वो भी जानती है कि फना इतनी जल्दी आई क्यों है। फना ने धीरे से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है, सब कुछ नॉर्मल है। मैंने कब कहा कि कुछ है? तारा फना के बगल में बैठती है। वैसे आज तेरी बहन नहीं आई? आ रही होगी, मुझे क्या पता। मुझे उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं क्यों उसे पसंद करूं? वैसे भी सोनाक्षी मुझसे चिढ़ती है। मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है या फिर वो मुझे ना पसंद करता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। तू कितनी पॉजिटिव है फना यार, और मैं ना परेशान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि लोग मेरे पीछे बातें कर रहे हैं। मैं उनके बारे में सोचने लग जाती हूँ और इसी चक्कर में ना मेरा कोई भी काम नहीं बनता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। बट तेरे साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फना ने तारा को देखते हुए कहा, वैसे माधव सर कब आएंगे? फना के सवाल पर तारा ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तेरे माधव सर आते ही होंगे। वैसे झूठ मत बोलना, लेकिन कुछ कुछ होता है ना। फना ने शर्माते हुए कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कल मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। उन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने कब कहा? तारा फना के मजे लेते हुए बोलती है। फना तारा को घूर कर देखती है और उसके बाद तारा हंसने लग जाती है। क्लास स्टार्ट हो जाती है और माधव सर क्लास में एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर फना के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो घूर घूर कर माधव सर को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाती है। माधव सर अपना बैग टेबल पर रखकर सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं और उनकी नजरें फना की नजरों से जाकर मिल जाती हैं, जिससे फना नजर इधर उधर करती है और फिर नीचे झुकाकर मुस्कुराने लगती है। फना ने एक नोट लिखा था माधव सर के लिए। फना सिर नीचे करती है और उसके बाद वो उसे नोट को देखते हुए नर्वस हो रही थी। क्या ये आइडिया सही रहेगा सर को थैंक यू बोलने का? फना क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें माधव सर को ऊपर से नीचे तक बस देख रही थीं। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो माधव सर की फिजिक्स को गौर से देखते हुए सोचने लग जाती है। सर कितने हॉट है। विक्रम भी तिरछी नजरों से फना को देखता है और हल्का सा सिर नीचे कर कर मुस्कुरा देता है। उसकी मोटू उसमें क्या देख रही है इतनी देर से? वो नोटिस कर रहा था कि उसकी मोटू की नजरें उस पर ही बनी हुई हैं और वो ऊपर से नीचे तक उसे देखे जा रही है बस, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं है। ये नालायक लड़की अपने प्रोफेसर पर ही लाइन मार रही है। विक्रम ने फना की तरफ देखते हुए कहा, फना स्टैंड अप। फना डर जाती है और हड़बड़ाकर विक्रम को देखने लगी और बोली, माधव सर। फना खड़ी हो जाती है और उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो तारा की तरफ तिरछी नजरों से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे थे सर, मुझे जल्दी बताओ। तारा फना को चैप्टर खोलकर चुपके से दे देती है और फना के पास विक्रम आ जाता है। वो फना को देखते हुए बोला, आर यू ओके? फना अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके होंठ भी कांपने लगे थे। उसका रोना निकलने वाला था। विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो? तभी फना धीरे से बोली, ऐसा नहीं है सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए फना विक्रम को एक नोट देती है और उसके साथ चॉकलेट देते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी हेल्प की। फना की चॉकलेट और नोट को देखते हुए विक्रम बोला, इट्स ओके, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ऐसा बोलकर विक्रम चला जाता है और वापस से स्टडी पर कंटिन्यू करता है। फना उदास हो जाती है और उसका मुंह लटक जाता है। तारा भी उसके चेहरे को देखकर उसे शांत रहने के लिए बोलती है। उसके बाद पीरियड ऑफ हो जाता है और फना सर उठाकर एक बार भी विक्रम की तरफ दोबारा नहीं देखती है। तारा क्लासरूम से बाहर आ जाती है फना के साथ और फना अपने लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर उसे ब्लैक रोज दिखाई देता है और एक लंच बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसे देखकर फना हैरान हो जाती है। तारा ने कहा, ये ब्लैक रोज आज फिर से तेरे लॉकर में, ये कौन रख रहा है? आज तो लंच बॉक्स भी है। फना लंच बॉक्स को खोलकर देखती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे उसके मुंह में पानी आ जाता है और ये खाने की खुशबू, जैसे उसने पहले भी टेस्ट की है। फना का मूड अभी माधव सर ने जब उसका लेटर और उसकी चॉकलेट नहीं लिया था, इसलिए उसका मूड खराब हो गया था। अब खाने को देखकर उसका मूड बिल्कुल ही ठीक हो गया था। फना, ये तो क्या कर रही है? यार, न जाने किसने रखा है ये, और तू है कि खुश हो रही है? तारा फना को समझाते हुए बोलती है, ये डेंजरस हो सकता है। क्या पता इस खाने में किसी ने जहर मिला दिया हो। कैसी बातें कर रही है तू? फना ऐसा बोलते हुए एक स्पून उठाकर उस लंच बॉक्स से खाने को खाते हुए बोली, बहुत टेस्टी है, तुझे खाना है क्या? तारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फना को देखकर तारा सर नामे हिला देती है। फना कैंटीन में बैठे हुए उस लंच बॉक्स को खा रही थी। तारा भी रह नहीं पाती है और उसके अंदर से एक बाइट खाकर देखती है और उसे इतना टेस्टी लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और तारीफ करते हुए बोली, ये जिसने भी बनाया है उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। वैसे तेरे लिए ये कौन बना सकता है? कितनी लकी है यार तू, कोई चुपके से तेरे लिए लंच बॉक्स बनाकर लाता है ताकि तू हेल्दी रहे। तुझे रोज देता है, कौन है ये? तुझसे इतनी मोहब्बत करता है। फना ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, मुझे क्यों पता कि ये कौन है, लेकिन मानना पड़ेगा, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। काफी दिनों बाद मैं ऐसा खाना खा रही हूँ। मेरा पेट भी भर गया है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फना वापस से क्लास में आती है। वो देखती है कि उसके डेस्क के नीचे से वो नोट और चॉकलेट दोनों गायब थे, जो उसने माधव सर के लिए रखा था। इससे फना परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिलता है, तो वो तारा से बोली, यार, ये किसने ले लिया? मैंने माधव सर के लिए लिखा था। फना तारा के साथ गार्डन में घूम रही थी तो वहां पर सीनियर्स का एक फेमस लड़का, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, वो फना को देखते हुए उसके पास आ जाता है। फना भी उसे देखने लग जाती है। उसे लड़के का नाम केशव था। केशव ने फना को देखते हुए कहा, तुम राना's डॉटर हो ना? फना अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, तुम कौन? तब इस लड़के ने आकर कहा, तुम मुझे नहीं जानती? फना ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे जानूंगी, तुम्हें कभी देखा भी नहीं है मैंने। तब उस लड़के के दोस्त शुभम ने कहा, तुम केशव को नहीं जानती? वो इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, टीचर्स में भी वो फेमस है। फना ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इससे मेरा क्या लेना देना, और ये हैंडसम कहाँ से है? फना उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। फना सीधा मुंह पर ही केशव की बेइज्जती कर देती है, जिससे केशव चिढ़ जाता है। वो गुस्से से बोला, तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। फना ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो ये मुझे बताने वाले कि मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए? हूँ द हेल आर यू? मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, वरना गायब कर दिए जाओगे, समझे? फना की धमकी से केशव डरता तो जरूर है, लेकिन फना उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो वो फना से बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी फ्रेशर पार्टी में? फना ने केशव को भौहें उचकाकर देखते हुए कहा, नो। तारा फना के कान में धीरे से बोली, तुझे पता है डांस क्लासेस के टीचर कौन है? माधव सर, वो क्लासेस ले रहे हैं। ये अच्छा मौका है फना, उनके करीब जाने का। ये सुनते ही फना ने केशव को देखकर कहा, ओके, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। फना के यहाँ बोलते ही केशव सोचता है कि आखिरकार ये लड़की भी उस पर फिदा हो ही गई। वही फना और तारा दोनों किसी और ही चीज के लिए खुश हो रही थी।
फना के दिमाग में तो ये चल रहा था कि वो माधव सर से मिलेगी, क्योंकि न जाने क्यों वो माधव सर के करीब रहना चाहती है। वो चुपके चुपके माधव सर को देख रही थी। फना के होठों पर ब्लश आ जाता है। फना, ये तीसरी बार है जब तू क्लास से बाहर आकर उन्हें देख रही है। यार, ऐसा मत कर, पकड़े गए ना तो फिर वॉट लगेगी हमारी। देखने देना सर को, कितने हैंडसम है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ हो गया है। फना विक्रम को देखते हुए शर्माते हुए बोली। तारा फना को खींचते हुए बोली, अब यहाँ से चल। अगर किसी ने हमें देख लिया ना ये करते हुए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी। पूरे कॉलेज में तो फेमस हो जाएगी, प्रोफेसर पर लाइन मारने के चक्कर में। फना मुंह बनाते हुए बोली, बस थोड़ी देर और ना। तुम्हें देखकर अगर उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी ना प्रिंसिपल से, तो फिर कॉलेज में हंगामा हो जाएगा और प्रिंसिपल से भी डांट पड़ेगी हमें। फना विक्रम को घूर घूर कर देखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लेती है और फिर तारा से गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ओके, चलते हैं। 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे उन्हें देखते हुए। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर करीबन 1 घंटे से खड़े हैं, या फिर उससे ज्यादा वक्त हो चुका है, क्योंकि तेरे लिए तो वक्त गुजर नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए ये वक्त ऐसे है जैसे कि रेगिस्तान में प्यासे को पानी। तारा फना को खींच कर लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कैंटीन में बैठकर वो फना को डांटने लगती है। मेरी बात सुन ध्यान से, मुझे पता है कि तुझे सर पर क्रश है, लेकिन ध्यान से, जिस दिन उन्होंने पकड़ लिया ना तुझे ऐसी ही नजरों से देखते हुए, तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। लेकिन यार, मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्रश है या फिर क्या है, लेकिन मैं उनसे अट्रैक्ट हो जाती हूँ। मेरा गला सूखने लग जाता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे बोलना क्या है। फना के शब्दों को सुनकर तारा ने कहा, मुझे पता है कि तुझे सर बहुत पसंद है, लेकिन तू नहीं चाहेगी कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट उन पर लाइन मारेगी तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी और उसके बाद तू सर को कभी देख नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा सा उन्हें अवॉइड कर दे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद तू वापस से उन्हें ताड़ सकती है। जितना तेरा दिल करेगा उतना। लेकिन अभी के लिए अपने इस दिल को और अपनी आंखों को काबू में रख, क्योंकि मैं देख रही थी कि तू उनको कहाँ कहाँ से देख रही है। फना शर्मा जाती है और वो धीरे से बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तेरी अश्लील नजरें जिस तरीके से सर को देख रही थी, मुझे सब समझ में आ रहा था, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तारा फना की फिक्र करते हुए बोलती है। फना ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ और सर को इग्नोर करूंगी। अब तो खुश है। बुरा मत मान फना, मैं तेरे लिए ही बोल रही हूँ, और डांस क्लासेस में तू सर को देख सकती है। जी भरकर, और ऐसा होगा कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा करूंगी कि तू सर के साथ डांस भी कर सके। तू फिक्र क्यों कर रही है? तेरी दोस्त है ना तेरे साथ। फना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हाँ, मुझे पता है। उसके बाद तारा फना को हक कर लेती है और बोली, बाकी के लेक्चर अटेंड करने हैं या फिर अब भी तेरा दिमाग सर की तरफ ही है? अगर नोट्स रेडी नहीं हुई ना तो टीचर ने मार्क्स नहीं देने हैं और टेस्ट भी होने वाले हैं हमारे। फना और तारा लेक्चर अटेंड करने लगती है। सोनाक्षी फना को देखते हुए उसे ताना मारकर बोली, तुम यहाँ पर करने क्या आती हो? सिर्फ घूमने और कैंटीन में बैठकर ठूसने। मेरे दादू और पापा का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो। फना सोनाक्षी को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और उसकी तरफ देखती तक नहीं है, जिससे सोनाक्षी भड़क जाती है। वो गुस्से से फना को ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हो कि तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम 2 कौड़ी की नाजायज औलाद मुझे इग्नोर करोगी। फना घर वापस आती है। कल डिसाइड होने वाला था कि फना केशव के साथ डांस करेगी या फिर नहीं। फना जब घर आती है तब वो देखती है कि सोनाक्षी किसी से फोन पर बात कर रही है। सोनाक्षी फना को देखकर कमरे के अंदर चली जाती और फना भी उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कमरे में इंटर करती है और बेड पर अपना बैग फेंकते हुए म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है।
वो इमेजिन करने लग जाती है कि वो कैसे माधव सर के करीब जाएगी और उनके साथ डांस करेगी। बस एक मौका मिल जाए और माधव सर उसे प्यार से देखने लगे। फना खुद से ही बोली, क्यों मैं माधव सर की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही हूँ? कहीं इसकी वजह वो परफ्यूम तो नहीं? ये परफ्यूम मुझे इतना ज्यादा क्यों पसंद है? और माधव सर, आखिर उन्हें देखने का मन क्यों करता है? बार बार उन्हें देखने का मन करता है। माधव सर ने मेरी चॉकलेट और नोट भी नहीं लिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। फना उदास हो जाती है। उसने चॉकलेट और नोट को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मिले थे, जिससे फना को रोना भी आ गया था। लेकिन माधव सर को देखते ही वो सब कुछ भूल गई थी और खुशी से नाचने लगी थी। रात को फना सो जाती है। डेली रूटीन चल रहा था उसका। उसकी लाइफ पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसे थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही थी। फना थेरेपिस्ट के पास आज बैठी हुई थी और थेरेपिस्ट से बातें कर रही थी। फना को खुश देख थेरेपिस्ट ने कहा, लगता है आप काफी ज्यादा ही खुश रहने लगी है अब। आपने सही कहा, अब मुझे काफी अच्छा लगता है। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी अपने सपने के बारे में। फना थोड़ी देर और थेरेपिस्ट से बातें करती है। उसके बाद वो घर वापस आ जाती है। रात को बेड पर लेटी हुई फना माधव सर के बारे में सोच रही थी। वो अपने फोन को निकालती है। उसने चुपके से माधव सर की फोटो क्लिक कर ली थी, जिसके अंदर उसने माधव सर की ढेर सारी फोटोज ली थी और माधव सर को इस बारे में पता भी नहीं था। अपने फोन में लॉक भी लगा दिया था ताकि कोई उसका फोन चेक ना कर सके, वरना इसकी पोल खुल जाएगी कि वो अपने प्रोफेसर पर ही लाइन मार रही है। फना माधव सर के एक एक एक्सप्रेशन को देखती है और उनके फेस का स्ट्रक्चर को झूम कर नोटिस करती है। ऐसा करते हुए ही वो अपने टेडी बेयर को हग कर कर सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वो खुशी से सोकर उठती है और कॉलेज पहुंच जाती है। तारा जब आती है तो वो देखती है कि फना वहां पर बैठी हुई टुकुर टुकुर दरवाजे की ही तरफ देख रही थी। तारा खुद से बोली, ये फना तो दीवानी हो गई है। अभी कॉलेज भी जल्दी आने लगी है, सिर्फ माधव सर को देखने के लिए। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है सर ने इस पर? फना ब्लैक रोज को लेकर बैठी हुई थी और उसके साथ लंच बॉक्स भी था, जिसे देखकर फना मुस्कुरा रही थी। तारा ने कहा, लगता है तेरा ये आशिक तेरी बहुत फिक्र करता है। वैसे कुकिंग बहुत अच्छी है उसकी, क्या इसे मैं भी खा सकती हूँ? अगर तुझे बुरा ना लगे तो, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं सुबह कुछ खाकर भी नहीं आई हूँ। फना ने तारा को देखते हुए कहा, तू मेरे साथ खा सकती है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर बाद खाएंगे कैंटीन में। वैसे आज तू काफी तैयार होकर आई है, क्या बात है? फना ने सिर नीचे करते हुए कहा, तुझे पहले ही पता है। मुझे लगता है कि तुझे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आज डांस क्लासेस का सिलेक्शन होगा और केशव तेरे साथ डांस करना चाहता है। मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चलता है कि वो बहुत ही बिगड़ा रईसजादा है। उसे लगता है कि सभी लड़कियों को उस पर क्रश है और ऐसा है भी। काफी गर्ल्स को उस पर क्रश है और वैलेंटाइन डे पर उसे बहुत सारे रोज भी मिलते हैं। उसे प्रपोज भी किया जाता है, लेकिन वो लड़कियों को भाव नहीं देता है। कुछ उसकी अमीरी पर फिदा है तो कुछ उसके लुक्स पर फिदा है और कुछ तो उसके बदमाश होने पर फिदा है। फना ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ये मुझे क्यों बता रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसकी शक्ल चमगादड़ जैसी है और उसे बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे 100 किलोमीटर दूर ही रहे। विक्रम आज लेक्चर लेने नहीं आता है तो फना बहुत उदास हो जाती है। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो पता करना चाहती थी कि आखिर आज माधव सर क्यों नहीं आए। फना और तारा बाहर आती है। वो माधव सर के ऑफिस में झांक कर देखती है तो वो वहां पर भी नहीं थे, जिससे फना समझ जाती है कि आज माधव सर कॉलेज ही नहीं आए हैं। शायद वो लीव पर है। फना उदास होकर बोली, हम सर आए नहीं आज। तू फिक्र क्यों करती है? जरूर माधव सर को कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो नहीं आए। फिफ्थ लेक्चर में डांस का सिलेक्शन होने वाला था, इसलिए वो लोग सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और वहां पर सभी बच्चे जो डांस में पार्टिसिपेट करने वाले थे खड़े थे और उनके साथ माधव सर भी खड़े थे, जिसे देखकर फना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
वो माधव सर को देखते हुए वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। केशव फना को देखते हुए मुस्कुरा देता है। फना तो उसे इग्नोर कर देती है, जिससे केशव की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना की छोटी सी हाइट थी, लेकिन उसका ईगो उससे 2 गुना बड़ा था। कुछ गर्ल्स तो ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रही थी और फना केशव के साथ डांस में पार्टिसिपेट करती है, जो कि विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फना को गुस्से में जोर से डांटना चाहता था, लेकिन उसकी मोटू अब भी उसके कंट्रोल में नहीं है, वरना वो ये गलती करती ही नहीं। विक्रम किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फना केशव के पास जब खड़ी हुई थी, ये देखकर विक्रम की आंखें मानो खून उगल रही थी। वो फना को तीखी नजरों से देख रहा था, जो फना भी देख लेती है। वो डर सी जाती है और खुद से बोली, माधव सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि मैंने कोई गलती कर दी? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मेरी इंटेंशन क्या है उन्हें लेकर? क्या वो मुझे डांटने वाले हैं? फना बहुत ज्यादा डर जाती है। विक्रम गुस्से में फना को देखते हुए सोचने लग जाता है, इस मोटू की तो टांग तोड़ दूंगा मैं। मुझसे दूर क्या हुई, इसके तो पर निकल आए। विक्रम की आंखों में केशव खटक रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस कॉलेज में क्या हो रहा है, फर्क उसे सिर्फ फना से पड़ता है। फना के लिए वो यहाँ पर आया है, उसकी मोटू से ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं है। विक्रम गुस्से से फना को देखता है, जैसे बोल रहा हो कि उस लड़के से दूर हो जाओ, वरना सच में तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं। फना को अचानक से पसीना आने लग जाता है। वो सबसे दूर हो जाती है और उसके बाद हड़बड़ाते हुए वो दूर खड़ी होकर इधर उधर देखने लग जाती है। विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है। उसकी बेबी डॉल भले ही उसे भूल गई है, लेकिन आज भी वो उसकी आंखों से ही डर जाती है। फना के दिल में उसका खौफ बैठा हुआ था और शायद वो याददाश्त जाने के बाद भी नहीं मिटा। फना को ऐसे घबराते हुए देखकर केशव ने कहा, व्हाट हैपेंड? हमें प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जो तुम ड्रामा कर रही हो। फना गुस्से से केशव को देखते हुए बोली, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अभी मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं डांस नहीं करना चाहती हूँ। जब मैं अच्छा महसूस करूंगी तो मैं डांस कर लूंगी। तुम कब से माधव सर को देख रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर उनकी तरफ देखोगी तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी तुम। तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हो? तुम टीचर नहीं हो मेरे, अब जाओ यहाँ से। घर प्रैक्टिस कर लेंगे हम, अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। केशव फना की बदतमीजी से चिढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी और मेरे साथ बदतमीजी करोगी। मुझसे आज के बाद इस लहजे में कभी बात की ना, तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फना गुस्से में केशव को देखती है और केशव दांत पीसने लग जाता है। फना तिरछी सी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। केशव गुस्से से अपने दांत पीसते हुए फना को देखने लगा। इस लड़की को बहुत गुरूर है खुद पर, इसका गुरूर मैं ही तोड़ूंगा। एक दिन जरूर ये मेरे बिस्तर पर होगी और मेरे प्यार में पड्डर डेचकर मुझसे भीख मांगेगी। फना दूसरी तरफ से चलकर माधव सर के पास आकर खड़ी हो जाती है। वही माधव, यानी कि विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? नहीं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलो, विक्रम ने फना को देखते हुए कहा। फना ने कहा, क्या आप मैरिड है? फना डायरेक्टर विक्रम से बिना सोचे समझे ये सवाल कर लेती है, जिससे विक्रम उसे घूरने लगता है। फना भी हड़बड़ा जाती है। उसे समझ में आता है कि उसकी जुबान फिसल गई है और उसके दिल की बात उसके मुंह पर आ गई है। फना का दिल करता है कि वो अपना सर जाकर जोर से दीवार पर दे मारे। ये तूने क्या कर लिया? खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। थोड़ी तो अपनी जुबान को काबू में रखा कर। फना, माना कि तू माधव सर को देखकर बहक जाती और फिसल जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तूने सीधा उनसे पूछ लिया कि क्या वो मैरिड है, वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। इधर विक्रम मन ही मन सोचने लगता है, उसकी बेबी डॉल उसके बिना कितना तड़प रही है। उसकी मोटू भी उसकी बाहों में आना चाहती है। विक्रम जानता था कि फना उसे चुपके चुपके स्टॉक करती है।
आखिर उसकी मोटू को उसकी आदत जो थी, और अब वो विक्रम से दूर नहीं रह पा रही। फना तो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो वहां से उल्टे कदमों से ही भागने वाली थी, पर उसके पैर भी फ्रीज हो गए थे डर की वजह से, और वो तिरछी नजरों से माधव सर को देखती है, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया था उसके सवाल का, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे लगता है कि शायद माधव सर मैरिड है। फना को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। उसे अंदर से तकलीफ होने लग जाती है। उसकी सांस टूटने लग जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसे बहुत बुरा सा लगा रहा था, क्योंकि वो माधव सर की शादी से खुश नहीं थी। उसे महसूस होता है जैसे कुछ खो दिया है उसने, और उसका दिल कई टुकड़ों में टूट गया है। वो उदास होकर सिर नीचे झुका लेती है। विक्रम फना के बगल में खड़ा होकर तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसके बेबी डॉल उदास हो गई है। शायद उसे लग रहा है कि विक्रम ने जवाब नहीं दिया, जिस वजह से फना ने खुद से ही सोच लिया कि वो मैरिड है। क्या उसे अपनी मोटू को और तंग करना चाहिए, या फिर उसे सच बता देना चाहिए? अगर वो उससे दूरियां बढ़ाने लगी तो? क्योंकि फना जब खुद से उसे अप्रोच कर रही है, तो विक्रम को भी बहुत अच्छा लग रहा है। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, आई एम नॉट मैरिड। विक्रम का इतना ही कहना था कि फना झटके से सर उठाकर विक्रम को देखती है, जिससे विक्रम ने उसे देखते हुए कहा, वैसे ये तुम क्यों पूछ रही थी? फना के चेहरे पर जो निराशा थी, वो खिलखिलाहट में बदल जाती है। वो माधव सर को देखते हुए बोली, मैंने बस यूं ही पूछ लिया था सर। फना को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या विक्रम के क्वेश्चन पर। फिर वो बिना सोचे समझ कुछ भी बोल देती है। फना टुकुर टुकुर विक्रम को देखती है। विक्रम की आंखों में कुछ तो था जो उसे खुद में खोने पर मजबूर कर देता है। फना विक्रम के पास जब खड़ी थी, तब उसे विक्रम की बॉडी से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसे फना एक बार फिर से मदहोश सी हो जाती है। फिर वो विक्रम को एक टक देखने लग जाती है। उसके कानों में अब किसी की आवाज नहीं जा रही थी। वो विक्रम के एडम एप्पल को देखते हुए वाइल्ड थॉट में चली जाती है। फना अपने ख्यालों से बाहर तब आती है जब वो विक्रम के हिलते हुए होठों को देखती है। विक्रम उससे कोई सवाल कर रहा था। तारा के हिलाने पर फना होश में आती है। वो विक्रम को देखते हुए बोली, सॉरी सर, आपने कुछ कहा? विक्रम फना को देखते हुए उससे बोला, तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ये सुनकर फना का मुंह बन जाता है। फिर वो तारा के साथ वहां से जाते हुए बोली, सर? फना ये इतने बेमन से बोलती है कि विक्रम को भी पता चल जाता है कि उसकी मोटू का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। नालायक लड़की। तारा ने फना को देखते हुए कहा, अगर सही वक्त पर मैं पहुंचकर तुझे हिलाती नहीं, तो तू तो आज सर को अपना दिल ही दे बैठी थी, और कुछ ऐसी हरकत कर देती जिससे कि तेरा नाम हो जाता पूरे कॉलेज में बदनाम। फना ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है सर मैरिड नहीं है, और तो और वो सिंगल है। उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अगर होती तो मुझे सेंस हो जाता। तू ये कैसी बातें कर रही है? सर की गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई आदमी इतना हॉट होकर सिंगल कैसे हो सकता है? जरूर उनकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, और हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील ना करना चाहते हो। तू क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इतना घुस रही है? क्रश है तो बस क्रश बनने देना। कहीं शादी के सपने तो नहीं सजाने लगी तू? सोचना भी मत। फाना, वो तुझसे कितने बड़े हैं। तुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। वो सर है हमारे, प्रोफेसर है। शादी के सपने कैसे देख सकती है उनके साथ? ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तारा के लेक्चर पर फना ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अब प्यार किसी को उम्र देखकर थोड़ी ना हुआ जाता है। वो तो बस हो जाता है। और वैसे भी मैंने कब कहा कि मैं सर से शादी करना चाहती हूँ? तू तो अपना ही नॉरेटिव सेट कर रही है। हाँ, मुझे उन पर क्रश हो गया है, या फिर मैं सिर्फ उनसे अट्रैक्ट हूँ। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि उनकी शादी नहीं हुई है। मुझे पता है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुझे नहीं मानना है तो ठीक है। फना भी गुस्से में बोल देती है तारा को। तारा अपना सर फोड़ते हुए बोली, ओके, तुझे जो करना है कर सकती है। मैं बस चाहती हूँ कि तू सेफ रहे और तेरी स्टडी पर इफेक्ट ना आए।
वरना तुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा और फिर मेरा क्या होगा? तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? फना ने तारा से कहा, ये कॉलेज मेरे दादू का है। मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता और वैसे भी मैं बस माधव सर की रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई शादी के सपने नहीं सजा रही, मैं और उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना चाहती। वही विक्रम भी अपनी मोटू के खूबसूरत से चेहरे को याद करते हुए सोचने लग जाता है कि उसकी मोटू बेबी डॉल्स तैयार किसके लिए होकर आई थी, क्योंकि फना आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए तो विक्रम भी उससे नजरें नहीं हटा पाया था। फना और तारा दोनों कैंटीन में बैठी लंच बॉक्स से खाना खा रही थी। फना के तो खाना मुंह से लग गया था। अब रोज उसे ये चाहिए था। वो जब वापस आती है तो उसे अपना डिनर करने का मन ही नहीं करता और फीका फीका सा महसूस होता है, क्योंकि उसे उस खाने की आदत सी होने लगी थी। फना रोज कॉलेज जाती थी, डांस की प्रैक्टिस करती थी और विक्रम को इग्नोर करने की कोशिश करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो माधव सर के प्यार में पड़ जाए, क्योंकि वो जानती है कि उन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। माधव सर को वो जितना इग्नोर कर रही है, उतना ही उनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही है। फना को खुद नहीं पता था कि उस वक्त उसे हो क्या रहा है। इधर विक्रम पंचिंग बैग को गुस्से से पीट रहा था, क्योंकि वो 5 दिन से देख रहा है कि उसकी मोटू उसे इग्नोर कर रही है। उसकी तरफ देखती भी नहीं है, उसकी क्लास भी अटेंड नहीं करती है। आखिर ही हुआ क्या है? क्या इसे अपने कॉलेज का कोई लड़का पसंद आ गया है और इस बारे में विक्रम को कैसे नहीं पता? विक्रम अपनी मोटू को लेकर अब परेशान हो रहा था कि फना को अकेला छोड़ने लायक नहीं है। जल्दी ही उसे कुछ करना होगा, क्योंकि फना उसके हाथ से जा सकती है। स्टार्टिंग के दिनों में फना उसमें बहुत दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन अचानक से उसकी मोटू को क्या हो गया जो उससे वो दूरियां बना रही है। विक्रम का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसे कोई चाहिए था जो उसके साथ फाइट कर सके। इसलिए वो पंचिंग बैग को पीट रहा था, अपने गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि उसकी मोटू यहाँ पर है नहीं जिससे वो डांट कर उससे बोले कि तुम इग्नोर नहीं कर सकती मुझे। अगली सुबह जब फना कॉलेज जाती है तो वो माधव सर के लेक्चर को अटेंड नहीं कर रही थी। ये देखकर तारा भी उससे बोली, फना, मैं आजकल देख रही हूँ कि तू बहुत परेशान रहती है। किसी से बात भी नहीं करती, हुआ क्या है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ये लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि माधव सर की क्लास में होते हुए मैं क्लास अटेंड करूं, क्योंकि उनके सामने मैं नर्वस हो जाती हूँ और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सर को इग्नोर करने के लिए खुद का लॉस क्यों कर रही है? तू उनको हावी होने दे रही है खुद पर, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तू इतनी टेंस क्यों हो रही है? तारा फना को समझाती है, पर फना उसकी नहीं सुनती है। विक्रम क्लास में एंटर होता है और अपनी मोटू को नहीं देखता है। तब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तारा क्लास में बैठी हुई थी। विक्रम तारा के पास जाकर फना के बारे में उससे पूछता है, जिससे तारा हैरान हो जाती है। फिर वो घबराते हुए विक्रम को जवाब दे देती है कि फना कैंटीन में है और वो ठीक नहीं है कुछ दिनों से। इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर रही। लेकिन विक्रम जानता था कि इसके पीछे वजह कोई और है। विक्रम गुस्से से क्लास को कंप्लीट करता है। उसके बाद जब क्लास से बाहर निकल रहा था, तब उसकी नजर जाती है फना पर, जो केशव से हंस हंस कर बातें कर रही थी। फना और केशव डांस करते हुए एक दूसरे की खिंचाई करते थे और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। केशव फना के साथ काफी अच्छा बनने की कोशिश करता था, क्योंकि वो फना के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रांग कर उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। विक्रम जब उन दोनों को साथ में देखता है तो अंदर से उसका दिल जल जाता है। वो फना को बस घूरने लग जाता है, अपनी जगह पर खड़ा होकर। वही फना केशव से जो लड़ रही थी, उसकी नजर विक्रम पर जाती है। वैसे ही उसके कदम ठहर से जाते हैं। अचानक से वो बहुत ज्यादा डर सी जाती है। इतने दिनों बाद विक्रम को देखने के बाद उसे खुश होना चाहिए, लेकिन विक्रम की नजरों को देखकर उसे डर लगता है, जिससे उसका दिल करता है कि वो इतनी दूर भाग जाए विक्रम से कि विक्रम उसे ढूंढ भी ना पाए। फना की आंखों में डर देखकर केशव ने कहा, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? फना ने केशव को देखते हुए कहा,
क्यों ना हम दूसरी तरफ चले? मैं अभी डांस प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम चुपचाप मेरे साथ चल रही हो। केशव फना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सेमिनार हॉल की तरफ ले जाने लग जाता है। वहीं फना सिर नीचे कर कर वहां से जाने लग जाती है। रास्ते में केशव को विक्रम मिलता है, तो केशव विक्रम को देखकर उसे विश करता है। विक्रम केशव को देखते हुए बोला, सेमिनार हॉल में सभी पार्टिसिपेंट आ जाए। कुछ देर में सभी बच्चे सेमिनार हॉल में खड़े हुए थे। वहां पर फना भी केशव के साथ खड़ी हुई थी। ये देखकर विक्रम का खून खौल रहा था, क्योंकि उसे नहीं मंजूर कि फना किसी और के साथ उसे दिखाई दे। विक्रम जब देखता है कि फना केशव के साथ डांस कर रही है, तब उसे अपना और फना का डांस याद आने लग जाता है, जब वो दोनों डांस कर रहे थे बिना कपड़ों के एक साथ। कुछ ऐसे मोमेंट जिसमें सिर्फ वो और फना थी। फना और उन दोनों ने बिना कपड़ों के डांस किया था और वो रात बहुत हसीन थी। उन सरगोशियां के साथ उस रात को विक्रम कभी नहीं भूला सकता। फना भी जब देखती है कि विक्रम उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है, वो डांस पर फोकस नहीं कर पाती है। वो अनकंफर्टेबल फुल करने लगती है। वही विक्रम फना को देखते हुए गुस्से से उसे जोर से डांटते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो फना? तुम्हारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है। फना जब विक्रम की डांट सुनती है तो उसका रोना निकल जाता है। वो अपनी धीमी आवाज में बोली, सॉरी सर, ये दोबारा नहीं होगा। वो दोबारा केशव के साथ डांस कंटिन्यू करती है, लेकिन एक बार भी वो सही से नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अब फॉक्स ही नहीं कर पा रही थी, डर की वजह से। उसे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था कि आखिर माधव सर उसे कैसे डांट सकते हैं। सर ने मुझे क्यों डांटा? फना का रोना ही नहीं रुक रहा था। उसका गला भर जाता है। विक्रम फना को अपने पास बुलाता है और उसके बाद सभी बच्चों को देखते हुए उन्हें अपनी तरफ देखने का इशारा करता है। फिर जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है, विक्रम फना के साथ डांस करने लग जाता है। फना अपने इस मूवमेंट को एंजॉय करना शुरू कर देती है। उसका जो अभी तक रोना निकल रहा था, वो तुरंत गायब हो जाता है। फना विक्रम को देखने लग जाती है। जैसे ही वो विक्रम के शोल्डर पर अपने हाथों को रखती है, विक्रम की सख्त बॉडी उसे टच करती है। फना के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये तो उसका ड्रीम था। वो माधव सर को सपने में टच करती थी, लेकिन अब तो वो हकीकत में भी उन्हें टच कर पा रही है और उनके साथ डांस कर रही है। फना के आसपास की सारी चीज गायब हो जाती है और माधव सर के साथ वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों उसे इतना दर्द और तकलीफ होती है? जब वो माधव सर को इग्नोर करती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। विक्रम ने जैसे ही फना की कमर पर अपना हाथ रखता है, फना कांप सी जाती है। अचानक से उसकी पलकें भारी होने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि विक्रम के वो गले से लग जाए और उसे किस कर ले। फना की नजर तो विक्रम के होठों पर ठहर जाती है। न जाने कैसा है तुमसे ये रिश्ता, मेरा, लेकिन दिल करता है कि तुम्हें बाहों में भरकर तुम्हें प्यार कर लूं। फना के दिल से एक आवाज निकलती है। वो बस विक्रम के साथ यूं ही उसकी बाहों में रहना चाहती है। विक्रम जब उसके हाथों को उठाकर उसे उठाता है, तो फना का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। तारा देख सकती थी कि किस तरीके से विक्रम फना के बदन को छू रहा है और फना भी मदहोश हो चुकी है उनकी बाहों में। इन दोनों की नजदीकियां बहुत कुछ कह रही थी। अचानक से तारा के दिमाग में ये आता है कि कहीं माधव सर फना को पसंद तो नहीं करते, क्योंकि आज माधव ने सामने से आकर फना के बारे में पूछा था। कहीं फना के लॉकर में वो ब्लैक रोज माधव सर ही तो नहीं रख रहे? कहीं वही तो उसके सीक्रेट लवर तो नहीं? तारा के दिमाग में एकदम से हिट कर जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो डर सी जाती है। अगर ऐसा है तो ये बहुत डरावना है। माधव सर फना के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तारा फना और विक्रम को देखकर डर गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था। विक्रम की आंखों में तारा जब देखती है, तब उसे डर सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं अपने अंदर। जिस दिन से माधव सर आए थे, उसी दिन से फना के लॉकर में ब्लैक रोज का मिलना, लंच बॉक्स आखिर कौन रखता है? ये भी नहीं पता उन्हें मिस्टीरियस पर्सन कौन है।
वो जो फना को ब्लैक रोज के साथ लंच बॉक्स में इतना टेस्टी फूड भी देता है। ये सिलसिला जब से शुरू हुआ, जब से माधव सर कोलाज में आए। कहीं इन सब चीजों के पीछे माधव सर ही तो नहीं? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? तारा के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वो देखती है कि माधव सर कैसे फना को छू रहे हैं, किस तरीके से वो फना के साथ डांस कर रहे हैं। फना भी उनमें खोई हुई है। क्या ये सब कुछ एक चाल हो सकती है? क्या फना को फंसाने की कोशिश की जा रही है? कहीं माधव सर कोई साइको तो नहीं? क्योंकि ब्लैक रोज भेजने का क्या मतलब है? ये एक डेंजरस साइन हो सकता है। तारा अपना सिर ना में हिलाने लग जाती है और खुद को झटकते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद मैं मिस्ट्री मूवी ज्यादा ही देखते हूँ। इस वजह से मेरा दिमाग माधव सर के बारे में इतना सोच रहा है। ये सिर्फ मेरा वहम भी हो सकता है। क्या मुझे इस बारे में फना से बात करनी चाहिए? लेकिन वो तो सर के प्यार में अंधी हो चुकी है। उसे लगेगा कि मैं बस कहानी बना रही हूँ। क्या मुझे इस बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तारा खुद से ही सवाल करती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही थी। अगर माधव सर वो साइको इंसान है जो फना का पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गया, तो फिर ये आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि उसकी दोस्त की जान खतरे में हो और फना खुद माधव सर को इनवाइट कर रही है। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सोचकर ही तारा का दिल दहल जाता है। विक्रम की नजर अचानक से तारा पर जाती है। तारा की आंखों को देखकर विक्रम समझ जाता है कि तारा को उस पर शक हो चुका है। फना जब देखती है कि माधव सर तारा को देख रहे हैं, तो उसे जलन महसूस होती है। क्या माधव सर तारा को पसंद करते हैं? क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? फना अचानक से माधव सर से दूर हो जाती है। उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या माधव सर तारा को पसंद करते हैं? वो उसमें इंटरेस्टेड है? फना को बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। तारा फना के पीछे आती है, उसे ढूंढते हुए। लेकिन फना उसे नहीं मिलती है। वो फना को कॉल करती है। फना उसका कॉल भी कट कर देती है। विक्रम भी फना को ढूंढते हुए बाहर आता है, लेकिन उसकी मोटू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। विक्रम समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी मोटू को क्या हो गया अचानक से। उसके साथ अच्छा खासा डांस कर रही थी और फिर भाग गई। विक्रम को यहाँ किसी से फर्क नहीं पड़ता था। वही तारा जब विक्रम को देखती है तो वो डर सी जाती है, क्योंकि वो पता लगाना चाहती थी कि क्या जो वो सोच रही है वो सच है या फिर सिर्फ उसका वहम। विक्रम तारा को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये लड़की उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर तारा को शक हो भी गया तो। वैसे भी उसकी बेबी डॉल को उसके पास आना ही है। वो किसी और के करीब नहीं जा सकती। वही तारा जब देखती है कि फना उसका कॉल पिक नहीं कर रही है, तो फिर वो उसे मैसेज सेंड करती है। फना उसका मैसेज भी नहीं देखती है। तारा को उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र होती है। फना कार में बैठी हुई थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे रोना आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा ही अंदर से तकलीफ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्यों? जब वो माधव सर को किसी और को देखते हुए देखती है, तो उसे जलन महसूस होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो माधव सर को कुछ भी नहीं बोल सकती। इतने कम दिनों में माधव सर क्यों उसके लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? और ये बात तारा ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों मुझसे ये बातें छुप गईं? मुझे क्यों अंधेरे में रखा गया? अगर वो दोनों एक दूसरे को इतना ही चाहते हैं, तो क्यों नहीं मुझे साफ साफ क्लियर कर देते? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्यों तारा मुझे सर से दूर रहने को बोलती थी। क्यों उसे अच्छा नहीं लगता था जब मैं सर को देखती थी और उनको स्टॉक करती थी। फना जब घर पहुंचती है तो वो किसी से भी नहीं मिलती और अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। उसे ऐसा लगता है जैसे माधव सर ने उसे धोखा दिया है। फना रात को बिना खाए ही सो जाती है और वो किसी से नहीं मिलती है। उसके दादू और उसके पापा उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं।
वो उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो फना मना कर देती है कि वो आज किसी से मिलना नहीं चाहती। वो लोग फना के सामने हार मानकर चले जाते हैं। वही फना रात में सोई नहीं, बल्कि वो चांद को देखते हुए रोती रहती है। 2 दिन हो गए थे। फना कॉलेज नहीं आई थी और उसकी डांस प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी। फना अपने कमरे में बैठी हुई थी और बीमार हो गई थी। तारा जब देखी है कि फना उसका कॉल नहीं पिक कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आज वो उसके घर आई थी। फना के कमरे में जैसे ही वो इंटर करती है, देखती है कि फना के सर पर पट्टियां रखी हुई हैं। शायद फना को फीवर हो गया था। तारा फना के पास आकर बोली, तुझे क्या हो गया फना? तू ठीक तो है ना? तू मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है? मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। वही फना तारा से बात नहीं करती है और उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों इग्नोर कर रही है? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? मुझसे बात तो कर कम से कम। तूने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। कॉलेज भी नहीं आ रही है 2 दिन से। आखिर हुआ क्या है? तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तेरी दोस्त हूँ। हम मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर मत कर। मुझे बुरा लग रहा है फना। तारा रोते हुए बोलती है। तारा वाकई में भावुक हो गई थी, क्योंकि फना जिस तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी, तारा को काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। तारा ही उसकी एक ऐसी दोस्त थी जिसके वो करीब जा पाई थी और उससे अपनी बातें शेयर कर पा रही थी। लेकिन जिस तरीके से फना ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, उसे डर लग रहा था कि कहीं फना कॉलेज चेंज तो नहीं करने वाली है। वो वापस अमेरिका तो नहीं चली गई। उसे रहा नहीं गया तो वो उसके घर पर आ गई। जब वो देखती है कि फना उसे इग्नोर कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? फना ने कड़वाहट से कहा, तू यहाँ पर क्या करने आई है? फना के कड़वे शब्दों को सुनकर तारा ने रोते हुए कहा, हुआ क्या है तुझे? क्यों इतनी नाराज हो गई है मुझसे? कोई गलती कर दी क्या मैंने? मुझे शेयर कर सकती है तू। हम बात करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना? मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी हो गई है सिर्फ। फना गुस्से से तारा को देखते हुए बोली, अगर तू मुझसे बात करना चाहती है तो ठीक है, फिर मेरे सवालों का जवाब दे। माधव सर और तेरे बीच में क्या चल रहा है? सी व्हाट? मेरे और माधव सर के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। तारा ने हैरान होते हुए फना को देखकर कहा। ये सवाल पूछकर फना ने उसे दुविधा में डाल दिया था कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। फना ने गुस्से से कहा, फिर माधव सर तुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे थे? और तू भी तो माधव सर से मुझे मिलने के लिए मना करती है। तारा अपना सर फोड़ लेती है और फना को ऐसे देखती है जैसे बोल रही हो, कैसी भोंदू लड़की है ये? इसने क्या देखा और क्या समझ लिया? कोई इतना बेवकूफ और नालायक कैसे हो सकता है? तारा फना को देखकर हंसना शुरू कर देती है, जिससे फना की आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, तुझे बहुत हंसी आ रही है। यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई है? तारा ने फना को जोर से हग करते हुए कहा, कितनी प्यारी है तू। तुझे गलत फहमी हो गई है। सर ने मेरी तरफ देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो मुझे गुस्से से देख रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो मुझे वार्निंग दे रहे हो आंखों से। फना ने गुस्से से कहा, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अब मुझे सब समझ में आ चुका है। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। कैसी बातें कर रही है? माधव सर तुझे पसंद है, ये जानते हुए भी मैं उन्हें कैसे लाइन दे सकती हूँ? और वैसे भी मैं माधव सर को मिलने से इसलिए मना करती थी, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र होती है। हो सकता है कि माधव सर एक अच्छे इंसान ना हो और वो तेरा फायदा उठा ले, क्योंकि जिस दिन से माधव सर कॉलेज आए हैं, उसी दिन से तुझे ब्लैक रोज मिलने लगे हैं। तेरे लॉकर में कोई टिफिन रखकर चला जाता है, तेरे लिए। आखिर कौन हो सकता है वो मिस्टीरियस पर्सन? मैं ये जानना चाहती हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा शक उस इंसान पर है। वो कोई और नहीं। बोलते हुए वो चुप हो जाती है। वो अपने शब्दों को अधूरा छोड़ देती है। वो कौन है? किस पर शक है तुझे? फना ने तारा को देखते हुए कहा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अगर मैं तुझे ये बोलूंगी तो तुम उसमें फिर गुस्सा करेगी। क्या सच में तेरे और माधव सर के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को? फना के सवाल पर तारा ने कहा,
नहीं, लेकिन तुझे तो डैडी यीशु है ना। हो सकता है कि माधव सर तुझे पसंद हो। जिस तरीके से वो मेरे साथ डांस करते हुए नजरें तेरे पर रख रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो तुझे पसंद करते हैं सेक्रेटली। तारा ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे गलत फहमी हो रही है। तू ओवर थिंकिंग कर रही है मोटू। फना की आंखें छोटी हो जाती है। तूने मुझे मोटू कहा। तारा हंसने लगती है और बोली, तूने कैसे सोच लिया कि माधव सर मुझ में इंटरेस्टेड होंगे? वो जिस तरीके से तुझे देख रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। मेरा कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और माधव सर तेरे साथ डेट पर है। तूने मुझे ये तक नहीं बताया। जब कुछ था ही नहीं तो मैं तुझे बताती, और तूने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया है? कम से कम मुझसे बात कर कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करती। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता? तू तो बस अपने ही ख्यालों में जी रही है। तूने जैसा सोचा वैसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और मुझे माधव सर में इंटरेस्ट नहीं है। फना ने तारा को देखते हुए आंखों में आंसू लिए कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि माधव सर तुझे पसंद करते हैं? तारा ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि माधव सर तुझे स्टॉक करते हैं। उन्हें तेरी बहुत फिक्र होती है। मैंने तुझे बताया नहीं था, लेकिन जिस दिन तू क्लास में नहीं आई थी, उस दिन माधव सर तेरे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनते ही फना के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो तारा को देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? मुझे भी नहीं मालूम कि वो तेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे। उसके बाद जब तू 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है, तो माधव सर भी नहीं आए हैं। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कहीं माधव सर ने तुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? इस वजह से मैं तेरे घर पर आई थी, क्योंकि मुझे माधव सर पर शक है। मुझे वो साइको लगते हैं कभी-कभी। उनकी आंखों देखी है तूने, कितनी डरावनी है। फना ने हंसते हुए कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। माधव सर ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। वो तो एक टीचर है। माधव सर जिस दिन से कॉलेज में आए हैं, उस दिन से ही तुझे ब्लैक रोज मिलने लगे हैं। अब ब्लैक रोजेस का मतलब पता है तुझे? जुनून, पागलपन, दीवानगी की हदें पार कर देना। किसी को इतना चाहना कि उस इंसान को ही बर्बाद कर देना। खून से भिगोकर वो लाल गुलाब दिया जाता है अपनी उस मोहब्बत को। और मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे तेरे लिए डर लग रहा है। मुझे माधव सर पर शक है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर सिर्फ तेरे लिए आए हैं। तूने उनकी आंखों देखी है, किस तरीके से तुझे देखते हैं वो। मुझे उनकी आंखों में कई राज दिखाई देते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी भी मिस्टीरियस है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, फना। फना ने तारा को देखते हुए कहा, पर मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं लगती। माधव सर तो बहुत अच्छे हैं। यही तो तेरी कमी है कि तुझे सब अच्छे ही क्यों लगाते हैं, भोंदू लड़की। तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि इस दुनिया में बहुत बुरे बुरे आदमी हैं। ठीक है, जो तू कह रही है मैं वो समझ रही हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक शक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो? पर मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि माधव सर तेरे लिए आगे जाकर एक परेशानी बन जाए, क्योंकि अचानक से माधव सर की तरफ तेरा अट्रैक्शन होना, और फिर माधव सर का हमारे कॉलेज में आना, और उसी दिन से तुझे रोजेस मिलने लगा। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये जरूर कुछ तो है जो सबसे छुपा है, और मैं अब ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। फना और तारा आपस में बातें कर रही थी, और तारा को माधव सर पर जो शक था, उसे सुनकर फना कंफ्यूज हो जाती है। उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तारा कहना क्या चाहती है। फना का बुखार उतर जाता है। तारा उसके साथ वक्त बिताती है, और वो दोनों जब जोर जोर से हंसने लग जाती है। उन दोनों के हंसने से सोनाक्षी इरिटेट हो जाती है, जो फना के रूम से होकर ही गुजर रही थी। पूरे घर में सिर्फ इसी लड़की के बारे में बातें होती है। समझ नहीं आता कि ये है कौन आखिर। एक नाजायज औलाद को इतनी इम्पोर्टेंस देना स्टूपिडिटी है। सोनाक्षी को फना से जलन होने लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से फना को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ की महारानी हो। उसके दादू और उसके पापा तो उसकी ऐसे फिक्र करते हैं कि मानो जैसे कि उसे कुछ हो गया तो दोनों को कुछ हो जाएगा। तारा सोनाक्षी को देख लेती है, और फिर वो फना से बोली, तुम्हारी बहन बाहर खड़ी हुई है। मेरी कौन सी बहन?
फना ने तारा से पूछा। तारा ने हंसते हुए कहा, सोनाक्षी। सोनाक्षी मेरी बहन नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, फना ने मुंह बनाते हुए कहा। सोनाक्षी भी ये सुन लेती और वो गुस्से से पैर पटक कर वहां से चली जाती है। तारा भी अपने घर आती है और उसके बाद वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। फना का मूड ठीक हो गया था और कल वो कॉलेज जाने वाली थी, इसलिए वो अपना होमवर्क कर लेती है और उसके बाद सो जाती है। उसके दादू और पापा रात में जब उससे मिलने आते हैं तो फना को खुश देखकर उन्हें राहत मिलती है। उन्हें तो लगा था कि शायद फना को सब कुछ याद आने लगा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फना जब बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे छू रहा है। नींद में ही फना मुस्कुरा देती है और उसके बाद जब अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाती है, क्योंकि वो माधव सर को देखना चाहती थी। 2 दिन से उसने देखा नहीं था, जिस वजह से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। फना जब कॉलेज आती है और जाकर वो लॉकर खोलती है, तो वहां पर 3 ब्लैक रोजेस रखे हुए थे, जिन्हें देखकर फना समझ जाती है कि 3 दिन जब वो कॉलेज नहीं आई थी, तब उसके लिए यहाँ पर ब्लैक रोज रखे गए थे, उस मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा, जिसके बारे में तारा बात कर रही थी। क्या वाकई में वो मिस्टीरियस पर्सन माधव सर है? ये सोचते ही फना के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और घबराने की बजाय उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उन ब्लैक रोज को किस करते हुए बोली, अगर सर आप हो तो। फना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आपके करीब आते ही मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? लेकिन तारा ने जो प्लान बनाया था, उस पर फना को काम करना था और माधव सर को इग्नोर करना था, जिस काम में फना लग जाती है। वो जब क्लास में आती है, तब वहां पर कोई नहीं आया था। थोड़ी देर में तारा भी पहुंच जाती है। जब वो फना को देखती है, तो उससे आंखों से ही कुछ बातें करती है, जिससे फना अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। आज माधव सर क्लास लेते हैं। फना पूरे टाइम उन्हें इग्नोर करती है और तारा नोटिस करती है कि माधव सर चुपके चुपके फना को ही देख रहे हैं, जिसे देखकर उसका शक और भी पक्का हो जाता है। तभी फना के डेस्क के नीचे उसे एक चिट मिलती है। फना उस चिट को उठाती है और उसे जब चुपके से पढ़ती है, तो उसमें लिखा हुआ था कि टेरेस पर पहुंच जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जिससे फना का दिल धड़कने लग जाता है, डर की वजह से। और उसमें साफ लिखा था कि तुम अपनी दोस्त को कुछ भी नहीं बताओगी, वरना मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? फना माधव सर की तरफ सिर घुमाकर देखती है। ये डेस्क के नीचे आकर रखा किसने? माधव सर तो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये माधव सर नहीं है। फना का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो घबरा गई। लेक्चर जब खत्म हो जाता है, तो फना तारा को बिना बताए वॉशरूम के बहाने टेरेस पर पहुंचती है। लेकिन फना ये नहीं जानती थी कि तारा भी चुपके से उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाती है। वो आदमी वहां पर नहीं आता है। वहां पर सिर्फ फना के लिए ब्लैक रोज रखा हुआ था और एक स्केच मिलता है, जिसके अंदर फना का खूबस